नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का स्पेशल हमर गोट कार्यक्रम। हमर गोट में हम समसामयिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस समय मिशन 2023 की तैयारियां चल रही है, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होना है, 3 तारीख को यहाँ पर मतगणना होनी है और उसके बाद 5 तारीख को ये घोषणा होगी सरकार किसकी बनी। लेकिन उसके पहले नेताओं के जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं बोल और वह एक दूसरे की खोल रहे हैं पोल। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हर नेता नजर रखा हुआ, हर पार्टी नजर रखी हुई है कि किस तरीके से उनकी जो शिकायत है वो निर्वाचन आयोग में की जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, निर्वाचन आयोग से पार्टियों की गुहार। यहाँ पे हर पार्टी अपने अपने जिस तरीके से अगर बात करें वकीलों को, जो यहाँ पे विद हैंगे, जो कानूनविद है, उनको बाकायदा रखी हुई है ताकि वो मॉनिटरिंग करते रहे और किसी भी नेता से अगर किसी की चूक होती है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन नेताओं की शिकायत किस तरह की जाए, निर्वाचन आयोग तक गुहार किस तरह लगाई जाए, उसकी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अभी जिस तरीके से अमित शाह पर लगातार सत्ता पक्ष कांग्रेस यहाँ पर हमले कर रहा है कि वो सांप्रदायिकता की बात करके गए हैं, वो इसकी शिकायत भी एक तरह से निर्वाचन आयोग के समक्ष करने की चाह रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां क्या कहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं और लोग अब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। 15 साल अवसर मिला मुख्यमंत्री के नाते, राजनांदगांव में विधायक के नाते इस क्षेत्र का विकास किया और 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पक्षपात की कार्रवाई की, पक्षपात किया राजनांदगांव जिले के साथ। राजनांदगांव का घोर अपमान होता है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आते ही क्या स्थिति बदली। सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, सारे निर्माण कार्य रुक गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह ने आज राजनांदगांव की सभा से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम किया, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया, छत्तीसगढ़ की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया। देश का गृहमंत्री जब आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि चुनाव आयोग इसका स्वयं संज्ञान लेगा और अमित शाह के ऊपर धार्मिक विद्वेष भड़काने के आरोप में कार्रवाई करेगा। अमित शाह का भाषण छत्तीसगढ़ में धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि अमित शाह के खिलाफ हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से इस समय अमित शाह यहाँ पर विद्वेष की बात करते नजर आ रहे हैं, भूपेश सरकार पर हमले पर जुबानी हमले करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष ने पूरी तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप उनके भाषण पर लगाया और इसकी वह शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात भी कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करें क्योंकि अब जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर गुहार लगती जाएगी, हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या जोगी जनता कांग्रेस हो, सभी पार्टियां अब एक दूसरे पर इस तरह शिकायतों का पुलंदा ले जाकर निर्वाचन आयोग के समक्ष खोलेंगी और उस पर शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग करेंगी। इस तरीके से यहाँ पर अब सत्ता पक्ष पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोलने की तैयारी में है कि अब विधिवत रूप से जाकर चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। आइए आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग की गुहार, तो
इसमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से अविनाश साहू जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं वीआईपी न्यूज के हमर गोठ कार्यक्रम में। और हमारे साथ वासु शर्मा जी हैं। वासु शर्मा जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से हमारे दो मेहमान विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद है। हम सबसे पहले चलते हैं अविनाश साहू जी के पास। अविनाश साहू जी, आपने सुना किस तरीके से निर्वाचन आयोग की शरण में अब गुहार लगाने राजनीतिक पार्टियां पहुंच रहे हैं। न केवल आपकी पार्टी बल्कि विपक्ष में बैठी भाजपा के नेता भी अब आपके खिलाफ शिकायत करने पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से निर्वाचन आयोग ही अब आप लोगों की नैया पार लगाएगा, क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले अमित जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। वीआईपी न्यूज़ की पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ। आपके दर्शकों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है और दोबारा पूर्ण बहुमत की सत्ता उसे मिली है, इनका जो घमंड और अहंकार है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अपने आप को न्यायालय से, कोर्ट से, चुनाव आयोग से और कानून से भी अपने आप को ऊपर समझने लगी है। और लगातार इनके द्वारा जो नफरत और झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसको जनता भी बहुत अच्छे से समझती है, तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास जाएगी और इसकी शिकायत दर्ज कराएगी और कार्यवाही की मांग करेगी। और उनके बयान की हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल अविनाश जी, सबसे बड़ी चीज है कि आपने अभी रमन सिंह की जो आम सभा राजनांदगांव में कल नामांकन को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया गया भाजपा की तरफ से, और उसमें खुद केंद्र के सरकार के गृह मंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भूपेश सरकार पर लगाया है। तो इस पर क्या कहते हैं? इस बयान की आपने निंदा जरूर की है, लेकिन इस बयान के भीतर नहीं गए। आखिर वो क्या कहना चाह रहे? क्योंकि एक तरफ उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की सत्ता पर आरोप लगाया है कि मॉब लिंचिंग के माध्यम से जो साहू के बेटे की हत्या कराई गई है भूपेश सरकार द्वारा, क्या कहते हैं? जी, उनका यह आरोप सरासर गलत है। जो घटना हुई उसकी हम बहुत ही दुखद घटना हुई, उसके लिए पूरा प्रदेश दुखी था। और जो भी उसके दोषी थे, जो भी उसके आरोपी थे, वो पकड़े जा चुके हैं। मैं इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कहना चाहूंगा कि मृतक और उसके परिवार के प्रति इनकी कोई सहानुभूति तो है नहीं। बस वो हर दुखद घटना का भुनाने का काम और उसका फायदा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जबकि इस दुख की घड़ी में उस परिवार को सहानुभूति की आवश्यकता है और उसको चुनावी नजरिए से हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और सिर्फ उस दुखद घड़ी में कांग्रेस पार्टी और पूरी सरकार उस परिवार के साथ है। और आज जो नफरत और झूठ फैलाने का काम अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आकर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ की जनता के सामने छत्तीसगढ़ के बारे में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब जो है जनता आने वाले चुनाव में उनको देगी। बिल्कुल, अमित शाह जिस तरीके से झूठ और नफरत का फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, क्या कहते हैं वासु शर्मा जी? क्योंकि अमित शाह जी का भाषण आपने भी सुना। वासु जी, जैसा कि अमित शाह जी का भाषण कल था, उसमें 50 मिनट के भाषण में केवल 2 से 4 मिनट उन्होंने बिरहनपुर का मुद्दा उठाया और बाकी समय उन्होंने विकास की बात की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, कांग्रेस ने क्या भ्रष्टाचार किया है, उस मुद्दे में कांग्रेस पार्टी बात नहीं करेगी, क्योंकि ये विकास करते नहीं है, विकास किया नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस पार्टी, तो उस मुद्दे में बात नहीं करेगी। और निश्चित तौर पे बिरनरपुर में तुष्टीकरण के कारण भुवनेश्वर साहू को घेर के 40 से 50 लोग मार देते हैं। और जब उनके पिताजी ईश्वर साहू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उन्होंने 40 लोग के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन गिरफ्तारी कितने की हुई? 11 से 12 लोग की। तो आरोप तो लगेंगे ना भाई साहब कि आप जो बोलते हैं हम उनके साथ हैं, तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है? पहला तो ये सवाल है। और दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री जी जब यूपी में कोई घटना हो जाती है तो 50 लाख रुपए का सहायता राशि घोषणा कर देते हैं,
यही घटना जब बिरनपुर में हुई तो क्या मुख्यमंत्री जी 50 लाख रुपए दिए क्या? अविनाश साहू जी बता दिया, अभी बैठे हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का है। आप अपने जहां पर इनको करना है, अपना वोट बैंक साधना है, वहां पर ये अच्छा करते हैं, और जहां पर नहीं करना है तो वहां पर ऐसा करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का रहा है। जी अविनाश जी, छत्तीसगढ़ के जनता के हितों की बात करने वाली, दावा करने वाली सरकार ने 50 लाख का मुआवजा भुवनेश्वर साहू के पिता को नहीं दिया, जबकि भूपेश बघेल जी ने उत्तर प्रदेश में जाकर जिस तरीके से वहां एक बलात्कार के एक पीड़िता के परिवार को सहायता राशि दी गई थी, वो चीज छत्तीसगढ़ियों के साथ क्यों नहीं? ये दोहरा चरित्र क्यों है? जहां तक सरकार की बात है, मैं नेटवर्क डिस्टर्ब है, थोड़ा माफी चाहता हूँ। सरकार जो है सरकार जो है पीड़ित परिवार के साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हमारे साथी भाई का सवाल था पहला विकास के मुद्दे पे, तो मैं कहना चाहूंगा कि 15 साल जब भाजपा की सरकार थी, उन्होंने, और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव का करने का काम किया है। आज जब से भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, विधायक निधि 75 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। और पूरे प्रदेश में आज विकास के दम पर, हम अपने काम के दम पर ही अगले चुनाव में जा रहे हैं। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो तुष्टीकरण की राजनीति करके जनता को के ध्यान को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखा जाए तो सनातन धर्म का सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। अब माननीय अमित शाह जी आए हुए थे, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्हें डोंगरगढ़ जाके माता बमलेश्वरी मां से उनको बात कहाँ ले जा रहे हैं? जब वो पिछली बार आए थे, आपको पूछा गया कि 50 लाख का मुआवजा आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिया, उस पर जवाब ना देके कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 50 लाख जैसा उचित समझेगी निश्चित रूप से परिवार की सहायता करेगी भैया। कब करेगी? आज कितने 5 से 8 महीने हो गए भैया अविनाश जी। जी क्या लगता है वासु जी, जिस तरीके से अगर बात करें साझा में एक बड़ा मतलब ट्रम्प कार्ड भाजपा ने खेला है, क्योंकि जिस तरीके से भुवनेश्वर साहू के पिताजी को यहाँ पर टिकट दी गई भाजपा से, जबकि वह पार्टी से भी नहीं जुड़े थे, संगठन से नहीं जुड़े थे, उसके बावजूद उन्हें टिकट दी गई, जबकि दूसरे साझा के जो कार्यकर्ता थे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या सिर्फ जिताऊ चेहरे पर ही राजनीति हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो जनता की मांग होती है, उस क्षेत्र की जनता की मांग है, इस वर्ष आउट टिकट मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान किया। और आप चले जाइए, हम एक आर्मी के सिपाही को भी टिकट दिए। इनके नेता क्या कहते हैं कि आर्मी का काम खाली ब्रोवाड, तो ऐसा इनका सोच है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये बात की है भेदभाव की, तो भेदभाव क्या होता है, मैं आपको, मेरे को कुछ समय दीजिए, मैं बता देता हूँ। यूपीए की सरकार में 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ को कितनी राशि दी थी? सुनिएगा 77,000 करोड़ रुपए 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ को राशि दी गई। लेकिन बीजेपी की सरकार जब 2014 में बनी और आज तक 9 साढ़े 9 साल में 3,01,000 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ को दी है। जो आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं सीधे जो भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव से ज्यादा राशि माननीय नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दी है। तो आपके पास तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है, खाली बेबुनियाद आरोप आप लगाते हैं। और उप मुख्यमंत्री जो आपको सीधा तौर पे बोल चुके, मंच में बोल चुके हैं कि कोई भेदभाव की बात नहीं है, जितना मांगो उससे ज्यादा दिया जाता है। तो किस टाइप की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? कांग्रेस अपनी राजनीति करे, लेकिन जनता इस बात को, छत्तीसगढ़ जनता इस बात को समझ चुकी है। जी लेकिन वासु जी, एक सवाल आपसे एक और है कि जिस तरीके से अभी आपने अमित शाह जी का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक भड़काऊ बयान दिया है। अगर बात करें वहीं दूसरी तरफ आपकी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ पर एक बात कही है कि जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको इटली भगा दें और उसके बाद मुझसे सवाल करें। ये भी एक विवादित बयान है, इसकी भी शिकायत अब निर्वाचन आयोग में होने वाली है, क्या कहते हैं?
देखिए, जो भी कांग्रेस का अधिकार निर्वाचन पर शिकायत के निर्वाचन आयोग को जो की कार्रवाई होगी, हमारे निर्णय अभी तक उनके बयान को पूरे तरीके से सुना नहीं हो तो मेरे उसके बीच में उसका वक्तव्य देना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं बयान अभी तक सुना नहीं हूँ। और लगातार हमारे नेताओं ने सही मुद्दा उठाया है। हमने तो ये कहा कि 40 लोग घेर के मार देते हैं ईश्वर साहू को, लेकिन जब 40 लोग पर FIR होती है तो उसमें से 12-14 लोग को क्यों गिरफ्तार, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा? सीधा सवाल है, इसमें कहीं भी कोई राजनीति की बात नहीं है। आप भी उसके सपोर्ट में हैं, हम भी उसके सपोर्ट में, क्योंकि गिरफ्तारी होने की तो आज तक क्यों नहीं हुई? यही बात अमित शाह जी ने कही और कोई बात कही नहीं उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरीके से अविनाश साहू जी आपसे सवाल है कि अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा विवादित कि भड़काऊ कहा जा सके, ये भाजपा का कहना है, ठीक है। अब आप बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से अब क्या एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए, झूठी शिकायतों के लिए निर्वाचन आयोग में गुहार लगाई जाएगी? जी, यहाँ पर आपने भी उनका भाषण सुना, किस तरह से भड़काऊ और जनता को और आपसी सौहार्द और माहौल को खराब करने का काम जो उन्होंने किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी शिकायत लेके चुनाव आयोग के पास जाएगी और चुनाव आयोग भी उचित कार्यवाही करेगी, हमें पूरा भरोसा है। और रही बात टिकट वितरण की, जो हमारे साथी भाई ने कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से आवेदन लेकर सर्वे के आधार पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी टिकट देने का काम कर रही है और करेगी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ है, आपस में ही नेता बैठकर सीटों का बंटवारा करके टिकट को बांट दिए हैं और इसका परिणाम तो 3 दिसंबर को आपको दिख ही जाएगा। इसका परिणाम आपको 3 दिसंबर को दिख जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं वासु शर्मा जी, सीधे तौर पे इन्होंने टिकटों पर एक तरह से अब आपत्ति दर्ज की है। हालांकि भाजपा ने सबसे पहली सूची में 21 नाम शामिल किए थे, सबसे पहली सूची भाजपा की ही आई। उसके बाद 85 लगभग यहाँ से 90 में से 85 सीटों की घोषणा हो चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कहते हैं जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को एक बार फिर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ 75+ के साथ बनेगी? जी जी, जहां तक टिकट की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक टिकट बांटने का काम किया है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देना चाहता हूं, आज 85 सीटों में आप देखेंगे तो 30 उम्मीदवार आदिवासी समाज से हैं, 10 उम्मीदवार SC समाज से हैं, 31 उम्मीदवार OBC समाज से हैं। और आपको टिकट में बहुत अच्छी चीज मिलेगी कि 85 लोग में 50 साल से कम के 34 उम्मीदवार हैं, यानी युवा 34 लोग को युवाओं लोग को मौका दिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 85 में से 43 फ्रेश कैंडिडेट जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने नए चेहरों को भी मौका दिया है, अनुभवी को भी मौका दिया है और 14 महिलाओं को भी मैदान पे उतारा है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को ध्यान में रख के सभी को टिकट बांटने का काम किया। आप निश्चित तौर पर देखिएगा, क्योंकि इनके तारीख पे तारीख बढ़ने का कारण ही यही है कि हमारे प्रत्याशी इससे मजबूत है, उनके सामने खड़ा करने के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। मैं एक बार और प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये बोलते थे पहले 71 विधायक तो रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 30 टिकट में 8 विधायकों की पत्ता साफ हो गया, तो ये लोग मान रहे कि विधायकों की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इनके सारे विधायक की रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही काम नहीं किया है तो विधायक क्या काम करेंगे? सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण जनता त्रस्त है। आने वाले 3 दिसंबर को आप देखिएगा, कांग्रेसियों को कैंडी क्रश खेलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप आराम से कैंडी क्रश के लिए छत्तीसगढ़ की सेवा भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे साथी भाई को मैं बताना चाहूंगा, प्रथम चरण के जो 20 सीट है, प्रथम चरण के जो 20 सीट है उनमें से बस्तर तो पूरी तरह से भाजपा मुक्त है। राजनांदगांव के 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं और इस बार पूरी की पूरी प्रथम चरण की 20 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और पूरे प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस इस बार पुनः सरकार बना रही है। और अभी आप चुनाव तक और चुनाव के परिणाम आते तक आप खुश होते रहिए, बाकी फटाका तो कांग्रेस पार्टी फोड़ेगी। चलिए, फटाका कांग्रेस पार्टी फोड़ेगी, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत सवाल आपसे अविनाश जी करना चाहूंगा। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग में चुनाव के दौरान चूंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और यहाँ पर नेताओं को अपने बिगड़े बोलों पर ध्यान देना चाहिए, अपने बयानों पर ध्यान देना चाहिए
और साथ ही ऐसा कोई भी कृत्य, चाहे वो बंदर बाट हो किसी चीज की, वो नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से रेवड़ी की तरह वोट बैंक को खरीदा जाता है, तो ठीक ये सारी चीजें, इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में होती है, गुहार लगाई जाती है कि इन्होंने ये किया। तो ये किस तरह का एक नियम है कि हर चुनाव में इस तरह की शिकायतें सामने आती है, उसमें कुछ झूठी भी होती है, कुछ सच्ची भी होती है, क्या कहते हैं? आप जिस तरह से आपका जो सवाल है भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार जो पिछले रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में रमन सिंह जी एवं उनके मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले किए। उस समय तो ईडी ने कभी छापेमारी नहीं की, कार्रवाई नहीं की। आज जहां भाजपा की सरकार है, वहां कहीं ईडी छापेमारी करने नहीं जाती। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने काम के दम पे, घोषणा पत्र पे किए वादे के दम पे चुनाव में उतर रही है और जनता पूरी तरीके से खुश है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, युवाओं को देखा जाए, आदिवासी भाइयों को जो उनका हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करी, तो हमारे पास इतने सारे मुद्दे हैं चुनाव में जाने के लिए और जनता एक एक बात से पूरी तरह खुश है और संतुष्ट है, जिसका परिणाम नो डाउट 3 दिसंबर को आप सबके सामने होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अविनाश जी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को इसका परिणाम सामने होगा, लेकिन यदि बात करें यहाँ पर, एक तरफ भरोसे की सरकार कही जाती है, दूसरी तरफ अगर बात करें कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ विकास, तो ये कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग जारी है। लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन आयोग में अब चुनाव आयोग के समक्ष जाकर शिकायतों का दौर चलेगा, किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ शिकायतें जाएंगी सबूत के साथ, तो उसमें निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं असमंजस में रहता है, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसके खिलाफ नहीं की जाए, और दबाव बनाया जाता है सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर किसे की निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन गुहार निर्वाचन आयोग में पहुंचती है। दोनों ही मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, अविनाश साहू जी कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही वासु शर्मा जी जो बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप दोनों हमारे कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही बात आज हमरकोट में निर्वाचन आयोग में गुहार की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे की पोल खोलते दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, बल्कि यहाँ पर जो प्रादेशिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वह भी यहाँ पर चुनाव मैदान में टूटी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हर व्यक्ति चुनाव मैदान में है कि किसके खिलाफ किस तरीके से शिकायत की जाए और किस तरीके से उन पर कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले चुनावों में ध्यान दें तो ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ किरणमयी नायक ने मोर्चा खोला था और उस पर कार्रवाई कई सालों बाद हुई थी। तो ये शिकायतें कितनी सार्थक होती है और कितनी निरर्थक होती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव होते तक ये तय है कि प्रत्याशियों को न केवल अपने बोल संभालने हैं, अपने बयान संभालने हैं, ताकि किसी भी के खिलाफ भी कोई शब्द ऐसा ना जाए और कोई भी विवादित बयान ना निकले, ताकि उसकी शिकायत वह निर्वाचन आयोग तक कर सके। तो आज हम बात कर रहे थे हमरकोट में निर्वाचन आयोग में गुहार की। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे, साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ भी होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और वीआईपी न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।